तो आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे लंबर पंचर। लंबर पंचर को हम स्पाइनल टैप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पाइनल टैप। अब बच्चों, जो ये लंबर पंचर है ना, लंबर मीन्स कि आप लगा सकते हो स्पाइनल कोड से रिलेटेड। पंचर का मतलब होता है प्रिक करना। ठीक है, पंचर का मतलब क्या होता है? प्रिक करना। ठीक है। इस लंबर पंचर के थ्रू ना अपने सीएसएफ का सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सीएसएफ के सैंपल को लेने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल टैप बोलते हैं। ए लंबर पंचर इज समटाइम कॉल्ड एज ए स्पाइनल टैप। और ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो इन्वॉल्व करता है सीएसएफ सैंपल का कलेक्शन। इट इज ए प्रोसीजर, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो इन्वॉल्व करता है कलेक्टिंग ए सैंपल ऑफ सीएसएफ, जो इन्वॉल्व करता है सीएसएफ के सैंपल को कलेक्ट करना। ठीक है। अब बच्चों, ये जो हम पंचर करते हैं ना, वो पंचर हम कहाँ तक करते हैं? हम नीडल इंसर्ट करते हैं सब अराकिनोइड स्पेस में। ठीक है। लंबर पंचर एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम नीडल इंसर्ट करते हैं सब अराकिनोइड स्पेस में। इट इज ए प्रोसेस वेयर नीडल इज इंसर्टेड इन सब अराकिनोइड स्पेस, क्योंकि सब अराकिनोइड स्पेस में सीएसएफ सर्कुलेट करता है, तो हम नीडल भी वहीं पे ही इंसर्ट करेंगे। ये देखो बच्चों, सब अराकिनोइड स्पेस नीडल यहाँ तक इंसर्ट करेंगे। अब है बच्चों लंबर पंचर। ठीक है। तो इसके लिए बच्चों हम प्रायोरिटी तो देते हैं फीटल एटीट्यूड पोजीशन को। कौन सी पोजीशन को प्रायोरिटी देते हैं? फीटल एटीट्यूड पोजीशन को हम प्रायोरिटी देते हैं। इसके अलावा बच्चों, जो एडल्ट होते हैं ना, उनकी स्पाइनल कोड तो एंड होती है, कहाँ पे एंड होती है? उनकी स्पाइनल कोड एंड होती है L3 पे। और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी स्पाइनल कोड एंड होती है L4 पे। ओ, एडल्ट्स की स्पाइनल कोड कहाँ पे एंड होती है? L2 पे एंड होती है। ठीक है। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस है और इन्फेंट है, उनकी स्पाइनल कोड कहाँ पे एंड होती है? L3 पे एंड होती है। ठीक है। एडल्ट्स के अंदर यूजुअल साइट कौन सी होती है बच्चों? जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं, वो तो हम यूज करते हैं L3 से L4। क्योंकि बच्चों L3 से L4 हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सेकंड लंबर वर्टिब्रा पे एडल्ट की स्पाइनल कोड एंड होती है। तो हम L3 से बच्चों, L3 से और L4 के बीच में हम जो है CSF सैंपल कलेक्ट करेंगे एडल्ट के अंदर। और चिल्ड्रन में कहाँ से कलेक्ट करेंगे? L4 से L5, मोस्ट कॉमन साइट। एडल्ट में कौन सी साइट होती है? L3 से L4। इसके अलावा L2 से L3 में भी हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। और जो मेन होती है वो कौन सी है? L3 L4। चिल्ड्रन में L4 एंड L5 होती है मोस्ट कॉमन साइट। ठीक है। अब बात आती है नीडल साइज की। तो नीडल साइज जो होता है ना बच्चों, वो कितना होता है? 22 से 25 गोज साइज यूज करते हैं हम स्पाइनल नीडल का। कितना साइज यूज करेंगे? 22 से 25 गोज। जो 22 है ये तो है एडल्ट के लिए, और जो 25 है वो है चिल्ड्रन के लिए। किसके लिए है 25? चिल्ड्रन के लिए। नीडल साइज यूज 22 टू 25 गोज नीडल। 22 तो हम यूज करते हैं एडल्ट में, और जो 25 गोज है वो हम किस में यूज करते हैं? चिल्ड्रन में यूज करते हैं। ठीक है बच्चों। तो मैं दोबारा बता देती हूँ स्पाइनल कोड एंड का। स्पाइनल कोड एडल्ट में तो एंड होती है सेकंड लंबर वर्टिब्रा पे। ठीक है, एडल्ट में तो। और जो चिल्ड्रंस है और इन्फेंट है उसमें एंड होती है स्पाइनल कोड हमारी थर्ड लंबर वर्टिब्रा पे। कहाँ पे होती है? थर्ड लंबर वर्टिब्रा पे। अब आती है बच्चों पोजीशंस। तो बच्चों पोजीशंस में फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसे देते हैं? लैटरल डेक्यूबाइटिस पोजीशन को। किसको देते हैं हम प्रायोरिटी? लैटरल डेक्यूबाइटिस पोजीशन को। हाँ जी, सी सेप पोजीशन आपने एकदम सही बोला है। लैटरल डेक्यूबाइटिस पोजीशन को हम सी पोजीशन भी बोलते हैं। ये जो है ना बच्चों, ये हमारी पहली चॉइस रहती है, लैटरल डेक्यूबाइटिस पोजीशन। ये देखो लैटरल डेक्यूबाइटिस बच्चों, जो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ। भी पर्सन जो है वो ऐसे मतलब कि साइड के थ्रू लेटा हुआ होता है। लैटरल डेक्यूबाइटिस सी पोजीशन ये फर्स्ट चॉइस है, क्योंकि ये सेफ पोजीशन है। पहली बात तो ये है कि ये सेफ है। दूसरा, हम इसके अंदर सीएसएफ प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। एंड कैन मेजर सीएसएफ प्रेशर, हम इसमें सीएसएफ प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं। लैटरल डेक्यूबाइटिस पोजीशन
सी पोजीशन फर्स्ट चॉइस है ये, क्योंकि हम इसमें ये सेफ है। दूसरा, हम इसमें CSF मेजर कर सकते हैं। एक हम यूज करते हैं बच्चों नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन में क्या होता है, नेक फ्लेक्स्ड होती है और हेड कहाँ पे होता है, पिलो पे होता है नी चेस्ट में। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन भी बोलते हैं अपने नी चेस्ट पोजीशन को, क्या बोलते हैं, इसे हम मुस्लिम प्रेयर पोजीशन भी बोलते हैं। बच्चों फर्स्ट चॉइस तो हमारी कौन सी है, लैटरल डेक्यूबाइटिस पोजीशन। इस लैटरल डेक्यूबाइटिस पोजीशन को ही हम क्या बोल देते हैं, सी पोजीशन। इसी पोजीशन को हम फीटल एटीट्यूड पोजीशन भी बोल देते हैं। मींस कि फीटल जिस तरह की पोजीशन में प्रेजेंट होता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, लैटरल डेक्यूबाइटिस पोजीशन बोल देते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, सी पोजीशन। दोबारा बता रही हूँ बच्चों मैं, फर्स्ट चॉइस तो हमारी होती है लैटरल डेक्यूबाइटिस पोजीशन। फर्स्ट जो चॉइस है बच्चों वो तो है लैटरल डेक्यूबाइटिस पोजीशन, क्योंकि ये सेफ है और CSF प्रेशर मेजर कर सकती है। इसके अलावा जो हमारी सेकंड चॉइस है वो है बच्चों हमारी सीटिंग पोजीशन। सीटिंग पोजीशन में बच्चों हर्निया का रिस्क होता है, हर्निया होने का रिस्क होता है, तो हम CSF प्रेशर नहीं मेजर करते हैं। हम CSF प्रेशर नहीं मेजर करते हैं सीटिंग पोजीशन में। अब है बच्चों पोजीशन ड्यूरिंग लंबर पंचर। तो हम कैसी पोजीशन देते हैं, फीटल एटीट्यूड पोजीशन देते हैं, जिसमें पेशेंट जो है वो सी शेप का लुक होता है। पेशेंट लुक लाइक सी शेप। अब आते हैं बच्चों इसके इंडिकेशंस। तो इंडिकेशंस जो है वो दो तरह के देखने को मिलते हैं, डायग्नोस्टिक इंडिकेशन और थेरापेटिक इंडिकेशन। अब बच्चों बात करेंगे डायग्नोस्टिक इंडिकेशन की, एक हम बात करेंगे थेरापेटिक इंडिकेशन की। अब थेरापेटिक क्या इंडिकेशन है कि हम CSF का मतलब कि CSF मतलब कि हमें लंबर पंचर करना पड़े बच्चों, ऐसे क्या क्या इंडिकेशन है। तो आपको मैं बताती हूँ बच्चों, ड्रग्स को देने के लिए, हम ड्रग्स को देने के लिए बच्चों लंबर पंचर करते हैं। हम बच्चों एनेस्थेसिया देते हैं, एनेस्थेसिया देते हैं ना, एल उसके अंदर L3 और L4 के बीच में देते हैं बच्चों। जब मतलब जिन्होंने हॉस्पिटल में ड्यूटी किया है उन्होंने तो देखा ही है कि स्पाइनल कोड के थ्रू एनेस्थेसिया दिया जाता है। ठीक है, एनाल्जेसिया पेन किलर जो होती है बच्चों वो भी दे सकते हैं। जब लोअर लिम्ब की सर्जरी होती है तो भी देते हैं। हमें कोई एंटीबायोटिक देनी है तो भी हम देते हैं। कोई एंटी कैंसर ड्रग देनी है CSF फ्लूइड के थ्रू तो वो भी हम देते हैं। तो बच्चों मैं आपको दोबारा बता रही हूँ थेरापेटिक इंडिकेशन, तो वो है बच्चों एनाल्जेसिया। क्या है बच्चों, एनाल्जेसिक्स, मीन की पेन से रिलीफ करवाने के लिए। दूसरा बच्चों सुन प्रोवाइड करवाने के लिए पर्सन को फॉर एनेस्थेसिया। तीसरा लोअर लिम्ब सर्जरी। चौथा एंटीबायोटिक्स के तौर पे। पांचवा है एंटी नियोप्लास्टिक्स के तौर पे। ठीक है, थेराप्यूटिक इंडिकेशन। इसके बाद में है बच्चों डायग्नोस्टिक इंडिकेशन। डायग्नोस्टिक इंडिकेशन में क्या क्या आएगा, मींस कि हमारे डायग्नोस्टिक पर्पस क्या क्या होते हैं। तो बच्चों आपको मैं बताती हूँ कि डायग्नोस्टिक पर्पस क्या क्या होते हैं। एक तो हम CSF को ऑब्टेन करना चाहते हैं एनालिसिस के लिए, मींस कि हम CSF की जांच के लिए CSF का सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, CSF की जांच के लिए CSF की जांच के लिए CSF का सैंपल लेते हैं हम। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, टू ऑब्टेन CSF, CSF लेंगे फॉर एनालिसिस, चेक करने के लिए लेंगे। ठीक है, अब बच्चों अगर किसी पर्सन को सस्पेक्टेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन है तो भी हम CSF का सैंपल लेकर चेक करेंगे कि क्या इस पर्सन को इन्फेक्शन है, जैसे मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है या फिर कोई अदर डिजीज है। ठीक है, तो उसके लिए हम सैंपल लेंगे, हम जानने के लिए लेते हैं कि क्या कोई CNS का इन्फेक्शन है या फिर कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गई, गिलियन बार सिंड्रोम हो गया, कुछ ऐसा तो नहीं है कहीं पे। एक लेते हैं बच्चों पोर्ट्स डिजीज के लिए, किसके लिए लेते हैं पोर्ट्स डिजीज के लिए। पोर्ट्स डिजीज जो क्या होती है, ये क्या होती है बच्चों, स्पाइनल कोड की अगर टीबी होती है ना तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पोर्ट्स डिजीज। ठीक है बच्चों, जो स्पाइनल कोड में अगर ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाए ना तो उसे हम बोलते हैं पोर्ट्स डिजीज। इस पोर्ट्स डिजीज में भी हम इससे सैंपल ले सकते हैं CSF का, स्पाइनल कोड से। ठीक है,
सब अराकेनोइड हेमरेज है तो भी ले सकते हैं। अगर सब अराकेनोइड हेमरेज है तो भी हम सैंपल ले सकते हैं। या फिर है टू रिलीव एक्सेस प्रेशर ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ का एक्सेस प्रेशर जो है वो हम रिलीव करना चाहते हैं। अभी सीएसएफ जो है वो ज़्यादा ही बन गया है। अब जो ज़्यादा बना हुआ सीएसएफ है हम उसे निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, उसके लिए भी हम सी एस मतलब पंचर करेंगे, ताकि जो एक्सेस सी एस एफ है वो हम रिमूव कर लें और सी एस एफ प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। सब अराकेनोइड हेमरेज है तो भी हम सैंपल लेंगे, पोर्ट्स डिजीज में भी, इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी, इन्फेक्शन में भी, और एनालिसिस के लिए भी हम लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों टेस्ट। ये जो बच्चों टेस्ट है ना, ये हम कंट्रा इंडिकेटेड करते हैं अगर हमारा पेशेंट का अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमारा तो बड़ा हो चाहे कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात है पेशेंट की। हम बच्चों कभी भी लंबर पंचर नहीं करते हैं। हम लंबर पंचर करेंगे ही नहीं अगर पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर कितना होता है, 5 to 15 mmHg। या फिर उसको बच्चों इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो रहा है तो भी हम सैंपल नहीं लेंगे, तो भी हम बच्चों लंबर पंचर नहीं करेंगे अगर उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। ठीक है। या फिर उसको इंट्राक्रेनियल हेमरेज है तो। ठीक है। तो बच्चों आपको मैंने जितना समझाया है, क्या आप सबको उतना समझ आया है? ओके। अब बच्चों मेरे को ये बताओगे आप कि क्या क्या इंडिकेशंस है सीएसएफ सैंपल लेने के? बताओ, लंबर पंचर करने के क्या क्या इंडिकेशन है? सीएनएस इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पोर्ट्स डिजीज, एकदम सही बोला। अगर कोई स्पॉन्टेनियस हेमरेज हो रहा है तो भी हम ले सकते हैं। सीएसएफ टेस्ट के लिए ले सकते हैं, एकदम सही बोला। एनाल्जेसिक थेराप्यूटिक इंडिकेशन भी थी और डायग्नोस्टिक भी थी, मैंने आपको दोनों ही बता दी थी।
तो थेराप्यूटिक में क्या क्या इंडिकेशंस थे बच्चों? लोअर लिम्ब सर्जरी, एनेस्थेसिया, एनाल्जेसिक्स, एकदम सही बोला बच्चों आपने। अब हम स्टडी करेंगे प्रोसीजर कि हम लंबर पंचर कैसे करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पेशेंट को प्रोसीजर बता दें। अगर पेशेंट सोया हुआ है, पेशेंट एबल नहीं है कि वो सुने या समझे, तो हम उसके साथ आए फैमिली मेंबर को बता देंगे। ठीक है। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू द पेशेंट और अटेंडेंट और फैमिली मेंबर। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम पेशेंट को प्रोसीजर बताएंगे, पेशेंट को बताएंगे, अटेंडेंट को बताएंगे और फैमिली मेंबर को बताएंगे। अब बच्चों बता दिया है, कौन यकीन करेगा कि आपने पेशेंट को बताया है? तो किसे बताएंगे? फिर हम क्या करेंगे, कंसेंट ले लेंगे कि भाई कंसेंट दे दो कि हाँ हमने बताया था, और भाई आप साइन कर दो। ठीक है। पहले तो प्रोसीजर बताएंगे, फिर उससे जो मतलब जिसको इन्फॉर्म करेंगे उसके साइन करवा लेंगे, खुद की सेफ्टी के लिए। ठीक है। दूसरा है बच्चों, क्लीन स्किन विद पोविडीन आयोडीन फ्रॉम पंचर साइट। जहाँ पे हमें पंचर करना है ना, जहाँ पे हमें पंचर करना है उस साइट को हम किससे क्लीन करेंगे? पोविडीन आयोडीन से क्लीन करेंगे, यानी कि बीटाडीन से हम उस साइट को क्लीन करेंगे। 10 सेंटीमीटर तक दूर दूर की साइट को क्लीन करेंगे, फिर उसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है। अब हमने सूखने के लिए भी छोड़ दिया। फिर जहाँ पे हमें बच्चों इंसिजन देना है ना, जहाँ पे हमें कट लगाना है, प्रॉपर जहाँ पे कट लगाना है उस साइट को हम 70% एल्कोहल यानी सिप्रिट से क्लीन करेंगे। 70% एल्कोहल या फिर सिप्रिट से वो साइट क्लीन करेंगे। इसके अलावा असेप्सिस को ऑब्जर्व करेंगे ड्यूरिंग द प्रोसीजर। असेप्सिस शुड बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रोसीजर। असेप्सिस को हम ऑब्जर्व करेंगे प्रोसीजर के दौरान। मीन्स कि बच्चों इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो, हमें ये ध्यान में रखना है। अच्छा अच्छा अच्छा। यूज लोकल एनेस्थेटिक एजेंट टू एनेस्थेटाइज द स्किन। ठीक है। एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स का यूज करेंगे टू एनेस्थेटाइज द स्किन, मीन्स की स्किन को सुन्न हो जाए, इसके लिए हम लोकल एजेंट यूज करेंगे। जैसे हम लीडोकेन यूज कर सकते हैं। लीडोकेन जो है ये अमाइड की बनी हुई लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है, जो हम 1 से 2% कंसेंट्रेशन में यूज करते हैं। कितनी कंसेंट्रेशन में यूज करते हैं? 1 to 2% कंसेंट्रेशन में यूज करते हैं। उसके बाद में हम असेस करेंगे सब अराकेनोइड स्पेस। कहाँ कहाँ पे करेंगे? L2, L3, L3, L4 तो यूज करेंगे एडल्ट में। एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन साइट होती है L3, L4। फिर हम चिल्ड्रन में यूज करते हैं L3, L4, L4, L5 साइट को। चिल्ड्रंस के लिए मोस्ट कॉमन होती है L4 और L5 वाली। फिर हम नीडल को इंसर्ट करते हैं सब बराकेनल स्पेस में केयरफुली। कितनी इंसर्ट करेंगे? 1.5 से 2 इंच इंसर्ट करेंगे। कितनी इंसर्ट करेंगे? 1.5 से 2 इंच इंसर्ट करेंगे। उसके बाद में हम मैनोमीटर का यूज करके CSF का प्रेशर मेजर कर लेंगे। इसी टाइम पे जब हम नीडल इंसर्ट करेंगे ना, उसी टाइम पे साथ के साथ हम मैनोमीटर का यूज करके CSF प्रेशर मेजर कर लेंगे। फिर हम CSF जो है उसको 3 वायल्स में कलेक्ट कर लेंगे। 6 से 10 ml सैंपल लेंगे। टोटल कितना लेंगे? 6 से 10 ml। 3 वाइल यूज करेंगे। तीनों वाइल में मतलब कि 2-2 या 3-3 ml तो आना ही चाहिए। किस किस के लिए यूज करेंगे?
साइटोलॉजिकल यानी सेल स्टडी के लिए, हेमाटोलॉजिकल यानी कि उसकी कंसंट्रेशन के लिए, बैक्टीरियोलॉजिकल कहीं भी उसकी कोई बैक्टीरिया तो नहीं प्रेजेंट है, इसके लिए हम 3 वाइल में लेंगे। साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, एक हेमाटोलॉजिकल के लिए, तीसरा बैक्टीरियल और वायरल के लिए, ठीक है। और फिर बच्चों जहाँ पे हमने मतलब पंचर किया है ना, वहां पे हम ड्रेसिंग कर देंगे। अब हमारा सारा काम हो गया, हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे, फिर हम जो CSF हमने लिया है उसको हम लैब में सेंड कर देंगे। अब है बच्चों प्रोसीजर। तो बच्चों मैं आपको एक बार प्रोसीजर दोबारा बता देती हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहला है बच्चों, हमने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वैसे ही आप पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करोगे कि ये फायदे हैं, ये नुकसान है। बाद में जी आप हमें मत बोलना कि आपने ऐसे कर दिया है, तो आप कंसेंट भी दे दो, वो साइन कर देगा। फिर हम पेशेंट की जो स्किन है उसको क्लीन करेंगे पोविडीन आयोडीन से, पंचर साइड के 10 सेंटीमीटर आले दुआले आसपास में। आले दुआले का मतलब होता है आसपास में, ठीक है। और उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। फिर जहाँ पे हमें कट लगाना है ना, वहाँ पे हम 70% अल्कोहल या फिर सीप्रीड से क्लीन करेंगे। असेप्सिस प्रोसीजर का यूज करेंगे। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट से हम पर्सन की स्किन को एनेस्थेटाइज भी कर देंगे। मीन्स कि लोकल एनेस्थेटिक एजेंट यूज करेंगे, जैसे कोई क्रीम या स्प्रे यूज कर ली जिससे उतने उतने एरिया में सीडेशन हो जाए पर्सन को, मतलब कि समझ रहे हो आप, भी पर्सन को वहां पे सुन हो जाए उतने एरिया में। लीडोकेन का यूज कर सकते हैं हम। लीडोकेन जो है एक अमाइड लोकल एनेस्थेटिक है जो 1 से 2% कंसंट्रेशन में हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम सब अराकेनोइड स्पेस को असेस करेंगे L2, L3, L3, L4, L4, L5 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब अराकेनोइड स्पेस जो है असेस करेंगे हम सब अराकेनोइड स्पेस किसके थ्रू, कौन से वर्टिब्रास के बीच में करेंगे, L2, L3, L3, L4, L4, L5 के बीच में। अब मोस्ट कॉमन साइट जो एडल्ट में यूज करते हैं वो होती है बच्चों L3, L4, L3, L4 एडल्ट के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, एडल्ट के लिए। चिल्ड्रन के लिए यूज करते हैं L4, L5 चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। नीडल इंसर्ट करते हैं 1.5 से 2 इंच। जब हम नीडल इंसर्ट करेंगे तो उसी टाइम पे हम CSF प्रेशर भी मेजर कर लेंगे। फिर हम CSF कलेक्ट करेंगे 3 वाइल के अंदर। किसमें कलेक्ट करेंगे, 3 वाइल के अंदर। साइटोलॉजिकल, हेमाटोलॉजिकल, बैक्टीरियल एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद में हम ड्रेसिंग अप्लाई कर देंगे, जहाँ पे हमने पंचर किया है वहां पे पट्टी बांध देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद में, उसके बाद में बच्चों उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको सुपाइन पोजीशन दे देंगे। क्या पोजीशन दे देंगे, सुपाइन पोजीशन दे देंगे पर्सन को। एक्सप्लेन प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद में कंसेंट लेंगे। फिर मैंने आपको आगे का भी सारा का सारा प्रोसीजर बता दिया है, कुछ भी टफ नहीं है। तो क्या बच्चों आपको प्रोसीजर समझ में आ गया, बताओ। अब बच्चों आपको मैं एक बात और बता देती हूँ, अगर हमें CSF को स्टोर करना है तो हम उसे रूम मतलब थोड़ी बहुत देर के लिए, जितनी देर हमने उसे लैब पे भेजना है, सिर्फ कोई मतलब लगभग 2 आवर्स के लिए अगर हमें स्टोर करना है CSF को, तो हम रूम टेम्परेचर पे भी कर सकते हैं। 22 to 24 डिग्री सेल्सियस पे भी हम CSF को स्टोर कर सकते हैं। पर अब हम चाहते हैं कि हम CSF को स्टोर करें मतलब कि 12 या 24 घंटे के लिए, तो हम उसको रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। और अब बच्चों हमें सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना है, तो उसके लिए सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाना है तो उसके लिए हम CSF को कितने टेम्परेचर पे स्टोर करेंगे, तो वो हम स्टोर करेंगे -20 डिग्री सेल्सियस पे अप टू 24 आवर्स के लिए, ठीक है।
अब है बच्चों टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज। टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज कितना है, 22 टू 24 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। और 12 टू 24 आवर्स के लिए हमें स्टोर करना है तो हम करेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए हमने स्टोर करना है तो हम स्टोर करेंगे -20 डिग्री सेल्सियस पे अप टू 24 आवर्स के लिए। टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज कितना होता है वो भी मैंने, सैंपल को प्रिजर्व करना है तो अगर हमें नॉर्मल टाइम के लिए स्टोर करना है 2 आवर्स के लिए तो स्टोर करेंगे रूम टेम्परेचर पे। अगर हमें आधा या एक दिन के लिए स्टोर करना है तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए -20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो बच्चों आप मेरे को ये बताओ, सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए मुझे सीएसएफ सैंपल को स्टोर करना है 24 घंटे के लिए, तो मैं कितने टेम्परेचर पे स्टोर करूंगी? -20 डिग्री, एकदम सही बोला है आप सबने। अब बच्चों आई होप कि मैंने आपको जितना समझाया है उतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपको पता है कि हम जो हर मतलब ट्यूब है उसमें 2 से 3 ml सैंपल देंगे, जो मतलब सैंपल कलेक्टिंग ट्यूब है उसमें 2 से 3 ml CSF लेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट ट्यूब है ना वो तो हम सेंड करेंगे कल्चर के लिए और ग्राम स्टेनिंग के लिए, कि मतलब कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जो लास्ट ट्यूब होती है वो हम सेंड करेंगे सेल काउंट के लिए। लास्ट ट्यूब हम किसके लिए सेंड करेंगे? सेल काउंट के लिए सेंड करेंगे, फॉर सेल काउंट। फर्स्ट ट्यूब तो हम सेंड करेंगे कल्चर के लिए और ग्राम स्टेन के लिए, और जो लास्ट में जो ट्यूब है ना वो हम सेंड करेंगे सेल काउंट के लिए, ठीक है। अब बच्चों जो नॉर्मल सीएसएफ होता है ना, नॉर्मल जो सीएसएफ है, नॉर्मल सीएसएफ जो है वो कैसा होता है? क्लियर होता, क्रिस्टल होता है। जैसे बच्चों नमक का दाना होता है ना वो क्रिस्टल फॉर्म में है, वैसे ही सीएसएफ क्रिस्टल होता है और क्लियर होता है और ब्राइट होता है देखने में, ब्राइट इन नेचर। कैसा है? क्लियर, क्रिस्टल और ब्राइट इन नेचर। और सीएसएफ का पीएच कितना होता है? जितना पीएच हमारे ब्लड का है, 7.35 से 7.45। पीएच कितना है? 7.32 अल्कलाइन। जैसे ब्लड का पीएच है वैसा ही पीएच जो है वो सीएसएफ का है। और जो बच्चों अपना सीएसएफ जो होता है ना उसमें ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है, क्लोराइड भी होता है, डब्ल्यूबीसी भी होती है, प्रोटीन भी होता है, पर सीएसएफ में आरबीसी नहीं होती है। रेड ब्लड सेल हमें सीएसएफ में देखने को नहीं मिलती है। सीएसएफ में क्या क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, क्लोराइड होगा, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन, ये सब प्रेजेंट होगा, ठीक है। आरबीसी नहीं होती है। तो बच्चों सीएसएफ में नॉर्मल शुगर कितनी होती है? नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है 45 से 75 mg पर 100 ml। कितना होता है? 45 से 75 mg पर 100 ml, 45 से 75 ग्लूकोज का। और प्रोटीन का होता है 15 से 45 mg पर 100 ml। प्रोटीन का कितना होता है? 15 से 45।
mg पर 100 ml, मतलब कि प्रोटीन का तो है 15 से 45, 45 पे एंड है, जो शुगर है उसका है 45 से 75 mg पर 100 ml। क्लोराइड का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 720 से 750 mg पर 100 ml, 720 टू 750 mg पर 100 ml होता है क्लोराइड का लेवल। क्लोराइड सबसे ज्यादा जो लेवल है वो क्लोराइड का ही है, हम देख रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों जो शुगर होती है ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डिक्रीज हो जाती है। मीन्स कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो है वो किसके बने हुए होते हैं बच्चों? प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। ध्यान से सुनना। तो बच्चों बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को कुछ खाने को चाहिए, तो बैक्टीरिया क्या करता है? अपनी शुगर ग्लूकोज खा जाता है। तो हमारा सीएसएफ में अगर हम फिर शुगर लेवल चेक करते हैं तो डिक्रीज हो जाता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं ना सीएसएफ का, तो वो हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। नॉर्मल तो था जी 45 से 75, पर जी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद में 45 से कम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों जो क्लोराइड होते हैं ना, क्लोराइड, क्लोराइड और प्रोटीन ये इंक्रीज हो जाते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। ठीक है, कोई डिजेनरेटिव डिजीज में। तो ध्यान से सुनना बच्चों, क्लोराइड, क्लोराइड क्या होएगा? डिक्रीज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। जैसे बच्चों शुगर डिक्रीज थी वैसे ही क्लोराइड भी डिक्रीज हो जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। बात है फिर प्रोटीन की। बच्चों जो अपना बैक्टीरिया है ना वो प्रोटीन का बना हुआ है, तो हमारी बॉडी सीएसएफ का प्रोटीन लेवल इंक्रीज हो जाता है। अगर कोई मतलब टीबी की कोई टीबी हो गई या पेशेंट को कोई बैक्टीरियल अदर डिजीज है, ब्रेन ट्यूमर है या फिर कोई डिजेनरेटिव डिजीज है, उसमें प्रोटीन लेवल जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो बच्चों मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो शुगर जो है, शुगर डिक्रीज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्लोराइड डिक्रीज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोटीन इंक्रीज इन डिजेनरेटिव डिजीज, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ब्रेन ट्यूमर। ठीक है, अब है बच्चों सीएसएफ प्रेशर की नॉर्मल रेंज, नॉर्मल रेंज ऑफ सीएसएफ प्रेशर। तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है बच्चों? नॉर्मल सीएसएफ प्रेशर होता है 5 से 15 mmHg। ठीक है, अब बच्चों 1 mmHg में, 1 mmHg में 13 13.5 क्या प्रेजेंट होती है बच्चों? MmH2O। ठीक है, बच्चों 1 mmHg जो है वो कितने MmH2O के इक्वल है? तो वो 13.5 MmH2O के इक्वल है। ठीक है, अब बच्चों 1 की वैल्यू कितनी है? 13.5 है। अब बच्चों हमें MmHg को MmH2O में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों हम क्या करेंगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 से, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 13.5 से, तो यहाँ पे रेंज आती है लगभग 65। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करें फॉर मान के चलो 5 को मल्टीप्लाई किया हमने 13 से, ठीक है 65 आ गई है। उसके बाद में हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 इंटू 13.5, तो यहाँ पे आंसर रहता है 190 के आसपास। तो बच्चों ये देखो नॉर्मल रेंज MmH2O में कितनी होती है? MmH2O में तो होती है 60 से 180, और MmHg में 5 से 15 mmHg, और ये मेनिंजाइटिस में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज इन मेनिंजाइटिस। सीएसएफ प्रेशर जो है वो मेनिंजाइटिस में इंक्रीज हो जाता है। सीएसएफ प्रेशर इंक्रीज इन मेनिंजाइटिस। ठीक है, और सीएसएफ प्रेशर को मेजर करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो क्या है बच्चों? वो है मैनोमीटर। मैनोमीटर का हम यूज करते हैं सीएसएफ प्रेशर को मेजर करने के लिए। ठीक है, और बच्चों सीएसएफ का प्रेशर ज्यादा कब देखने को मिलता है हमें? ज्यादा अगर सीएसएफ प्रेशर ज्यादा है बच्चों तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? कम है तो हमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? अगर सीएसएफ प्रेशर कम है, सीएसएफ प्रेशर कम है बच्चों, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? डिहाइड्रेशन। ठीक है, और हमें क्या देखने को मिलेगा? हाइपोवोलेमिक शॉक भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोवोलेमिक शॉक भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, अगर सीएसएफ प्रेशर जो है वो अबव नॉर्मल है, मतलब कि ज्यादा है, तो 15 mmHg से ज्यादा देखने को मिलेगा, तो हम देखेंगे हाइपरटेंशन, हाइपरवोलेमिया, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये सब हमें देखने को मिलेगा।
हाइपरटेंशन, हाइपरवोलेमिया, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ये सब हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद में है बच्चों एबनॉर्मल फाइंडिंग। नेक्स्ट क्या है? एबनॉर्मल फाइंडिंग। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आरबीसी प्रेजेंट है ना सीएसएफ में, अगर आरबीसी हमें सीएसएफ में देखने को मिले, वैसे तो आरबीसी नहीं होगी सीएसएफ में, पर अगर है तो हम क्या, ये क्या इंडिकेट करेगा? इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ये क्या इंडिकेट करेगा बच्चों? इंट्राक्रेनियल हेमरेज। अगर पिंक कलर का सीएसएफ है तो वो क्या बताएगा? आरबीसी है सीएसएफ के अंदर। ठीक है, टर्बिड कलर है तो वो इंडिकेट करेगा मेनिंजाइटिस को। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बच्चों, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होगा और वायरल मेनिंजाइटिस में क्या होगा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में प्रोटीन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, शुगर और क्लोराइड डिक्रीज हो जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था। और जो न्यूट्रोफिल है वो क्या आएंगे बच्चों? इंक्रीज हो जाएंगे। न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो जाएंगे। वायरल, वायरल में क्या आएगा? लिम्फोसाइट इंक्रीज होंगे, शुगर लेवल भी इंक्रीज देखने को मिलेगा और प्रोटीन लेवल डिक्रीज देखने को मिलेगा वायरल में। अगर बच्चों येलो कलर पस प्रेजेंट है ना सीएसएफ में, तो वो इंडिकेट करेगा कि सीएसएफ में न्यूट्रोफिल्स लेवल बढ़ गया है। न्यूट्रोफिल लेवल बढ़ गया है मतलब कि बैक्टीरियल प्रॉब्लम है, कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों पोर्ट्स डिजीज। पोर्ट्स डिजीज यानी कि स्पाइन, टीबी ऑफ स्पाइन में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें लिम्फोसाइट बढ़े हुए देखने को मिलेंगे, प्रोटीन भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा और शुगर डिक्रीज देखने को मिलेगी। पोर्ट्स डिजीज में हमें देखने को मिलता है कि जो लिम्फोसाइट है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और प्रोटीन क्या है? प्रोटीन भी इंक्रीज हो जाता है। शुगर क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोसीजर के बाद में हम पेशेंट को कैसी पोजीशन देंगे। तो मैंने आपको बता दिया था कि हम फ्लैट पोजीशन या सुपाइन पोजीशन देते हैं। पेशेंट के सिर के नीचे पिल्लो नहीं रखेंगे। अगर हम पिल्लो रख देते हैं बच्चों तो उसके हेडेक के चांसेस हो जाते हैं। और हम क्या करेंगे, हमारा इसका फायदा क्या है बच्चों? पिल्लो हटाने का, ताकि पेशेंट को मतलब सीएसएफ लेने के बाद में हेडेक ना हो। कितनी देर के लिए हम पिलो हटा के रखेंगे या कितनी देर के लिए हम पेशेंट को फ्लैट पोजीशन में लेटाएंगे? तो कम से कम बच्चों कोशिश करनी है कि भाई पर्सन मतलब कि 12 से 24 घंटे बिना तकिए के लेटे। पर अगर वो नहीं लेट सकता है या पेशेंट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है कोऑपरेट करने वाला, तो कम से कम 3 से 5 घंटे तो उसका तकिया हटाना ही हटाना है। कम से कम 3 से 5 घंटे तो। पोजीशन कैसे देते हैं प्रोसीजर के बाद में? सुपाइन या फ्लैट। पिलो अंडर हेड अवॉइड करेंगे। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव हेडेक डिक्रीज करेंगे। इसका एडवांटेज ये होता है पिलो हटाने का। ड्यूरेशन भी मैंने आपको बता दी, कम से कम टाइम कितना? 3 से 5 घंटे। अब बच्चों सीएसएफ सैंपल ले हम तो उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? पर्सन को हेडेक हो सकता है। अगर स्पाइनल फ्लूइड ज्यादा लीक हो गया ना तो उससे क्या होएगा? हेडेक होएगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस है, इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ठीक है, हेडेक हमें क्यों देखने को मिलता है? स्पाइनल फ्लूइड लीक होने की वजह से देखने को मिलता है। स्पाइनल फ्लूइड लीक हो गया तो क्या होएगा? बीपी डिक्रीज हो जाएगा। बीपी डिक्रीज हो गया तो उस वजह से बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगा? हेडेक। नेक्स्ट है प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन में बच्चों हम बच्चों पेशेंट से कंसेंट लेंगे प्रोसीजर के बाद में। ठीक है, और जब हमने प्रोसीजर कर लिया है उसके बाद में हम पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे। जब हमने प्रोसीजर कर लिया है उसके बाद में हम पेशेंट के वाइटल साइन चेक करेंगे और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करेंगे। वाइटल साइन में तो हम चेक करेंगे टीपीआर और बीपी चेक करेंगे, और न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में हम देखेंगे न्यूरोलॉजिकल स्टेटस में कि भाई पैरालिसिस के साइन तो नहीं है, वीकनेस के साइन तो नहीं है, कोई सेंसेशन तो लॉस नहीं हुई है लोअर एक्सट्रीमिटीज से, लॉस ऑफ सेंसेशन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज तो नहीं हो गया है। ठीक है, ये सब चेक करेंगे, मींस की वाइटल साइन और न्यूरोलॉजिकल साइन चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में है अगर इंट्राक्रेनियल फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा हुआ है, इफ आईसीएफ प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे?
अगर बढ़ा हुआ है ना, हमने देख लिया कि उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर ऐसा है ना, तो हम पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस पहले 4 घंटे में हर 15 मिनट बाद चेक करेंगे। भी हर 1 घंटे में 4 बारी चेक करेंगे हम पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस। 1 घंटे में 4 बारी, 4 घंटों में 16 बारी हम चेक करेंगे पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, अगर पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो। इफ CSF प्रेशर इज इलेवेटेड, अगर CSF प्रेशर इलेवेटेड है तो हम पेशेंट का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस असेस करेंगे हर 15 मिनट के बाद में। ठीक है, इसके अलावा बच्चों पंचर साइट को हम चेक करेंगे हर पहले 4 घंटे के लिए हर 1 घंटे के बाद में, मीन्स कि पहले 4 घंटे में 4 बार पंचर साइट चेक करेंगे, फिर हर 24 घंटे से चेक करेंगे कि स्वेलिंग तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, ड्रेनेज तो नहीं है। ठीक है, अब है बच्चों टू डिक्रीज द चांस ऑफ हेडेक। अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट को हेडेक ना हो, अगर हम चाहते हैं कि पेशेंट को हेडेक ना हो, तो हम पेशेंट को ओरल फ्लूइड एनकरेज करेंगे, ताकि जो उसका हमने CSF लिया है वो वॉल्यूम जो डिक्रीज हुआ है, वो प्रेशर जो डिक्रीज हुआ है, वो नॉर्मलाइज हो सके। ठीक है, और पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में ही रखेंगे, और उसका हेड इलेवेट करना पड़ जाए तो हेड इलेवेट हम कितना करेंगे, सिर्फ 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल से बिलो बिलो ही करेंगे, 30 डिग्री एंगल से ज्यादा हेड इलेवेट हम नहीं करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं हेडेक। अगर नर्स जो है फाउलर पोजीशन दे देती है पेशेंट को लंबर पंचर करने के बाद में, तो नर्स देखेगी पोस्ट ऑपरेटिव हेडेक हो सकता है पेशेंट को, स्पाइनल डिजीज में हर्निएशन हो सकती है, CSF लीकेज हो सकती है, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों IV थेरेपी, और अगर बच्चों CSF लीक हो रहा है ना, और हम चाहते हैं कि जो CSF लीक होने की वजह से जो हमें लॉस हुआ है वो हमारा कवर हो जाए, तो हम पेशेंट को IV फ्लूइड देते हैं, IV थेरेपी देते हैं। जहाँ पे लंबर पंचर पे, जहाँ लंबर पंचर जहाँ पे किया है, अगर वहाँ पे पेशेंट को पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, आइस या फिर कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। टाइम कितना, 15 से 20 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा हम नहीं करेंगे एक बार में। तो ये थी बच्चों आपकी आज की क्लास।